पंकज शर्मा जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब एक एक करके नाव पर सवार जितने भी लोग हैं, चुनाव नजदीक देकर अब फारूक अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि एनडीए में जाने का मौका मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा, क्या होगा इंडिया गठबंधन का आपके? नहीं, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका खंडन कर दिया। उमर फारूक ने खुद कहा है। हाँ। अभी हमने कविताएं सुनी 400 पार 400 पार, तो मैं जरा 400 पार के यथार्थ पर थोड़ी गंभीरता से चित्रा जी बात करना चाहता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी ने संसद के मंच पर ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 पार करेगा। कितना पार करेगा ये नहीं बताया, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि कम से कम 401 सीटें तो आएंगी। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के 37 सहयोगी दल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 37 जो सहयोगी दल हैं, जिनके पास अभी 46 सीटें हैं, इनको अगली बार सिर्फ 31 सीटों से अपना मन महसूसना पड़ेगा। 3 निर्दलीय भी एनडीए में है। इसका मतलब कुल 18 सीटें एनडीए के सहयोगी दलों की और निर्दलीय की कम होंगी, ये नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है। इसके अलावा 22 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास एक भी सीट नहीं है जो एनडीए का हिस्सा है। तो मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी चाहेंगे कि ये 22 जो इनके सहयोगी दल हैं, इनको भी कम से कम एक एक सीट तो आए। तो इसका मतलब हुआ कि 400 जो सीटें अभी इस वक्त 339 हैं एनडीए की, वो 441 होने वाली हैं, 441। तो ये 71 जो सीटें हैं अतिरिक्त, ये कहां से आएंगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का अकेले का भी मान लें, तो भारतीय जनता पार्टी अगर 370 सीटें लाएगा तो इसका मतलब है कि 67 सीटें पिछली बार से उसको अतिरिक्त चाहिए, और अभी उसके पास सिर्फ 290 सीटें हैं, तो फिर 80 सीटें अतिरिक्त चाहिए। तो ये सीटें किन राज्यों से आने वाली है प्रेम शुक्ला जी, इस पर थोड़ा प्रेम शुक्ल जी अगर हमारा ज्ञान वर्धन करें तो थोड़ी गंभीर बहस इस पर हो सकती है। कविता वगैरह तो सब सुनाते रहेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। प्रेम शुक्ल जी ये बताएं, ये 67, 80 या बाकी एनडीए की 71 अतिरिक्त सीटें कहां से आने वाली हैं? हाँ, एक बार संगीत रागी जी की भी टिप्पणी ले लूंगी, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। ये राजनीति में गंभीरता को कम करता है, इससे बचना चाहिए, और खासकर प्रधानमंत्री जैसी हस्ती, और वो भी संसद के मंच से। संसद के मंच पर 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी देंगे तो विपक्ष सवाल करेगा कि क्या सब कुछ फिक्स है? संगीत रागी जो सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी आ रही हूं मैं आपके पास। देखिए चित्रा जी, संसद के अंदर बहुत सारे राजनीतिक बयान दिए जाते हैं और होते भी हैं। अब राहुल गांधी से सवाल पूछ दे कोई, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ दे कि आप तो राहु काल में चल रहे हैं, देश अमृत काल में है और कांग्रेस पार्टी राहु काल में है, राहु ने ग्रस लिया है कांग्रेस पार्टी को, एक भी व्यक्ति कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाला है, फिर भी राहुल गांधी जो है वो मंच से न्याय यात्रा में कर रहे हैं कि मैं यदि सत्ता में आया, इंडिया गठबंधन सत्ते में आई तो जो है वो एमएसपी की गारंटी दे देगी। अरे न राधा को 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। आपको पता होगा कि आपकी पार्टी 40 सीटें नहीं ले पा रही है, 23 सीटें तो आप पंजाब और केरला से लेकर के आए थे 53 में से, जहां पर आप 3 में हैं न 13 में है। वैसी स्थिति में आपके पास सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है। श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो खुद ही उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रही है। पूरा गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी की 13वीं राजनीतिक 13वीं कर रखी है। ऐसी स्थिति में बयानबाजी तो उधर से भी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के पास एक कम से कम ये कहने का है, आप देखिए पिछले दफा 248 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी जीती और 2019 में भी जीती। 53 सीटें ऐसी, 55 सीटें ऐसी थी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नई सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी उतनी ही नीचे चली जा चुकी थी। तो इसलिए उनके पास एक पैटर्न है और स्टैटिस्टिक्स में हम पीछे के पैटर्न के आधार पर ही आगे का आकलन करते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार नहीं खुलेगा?
भगवान राम दक्षिण का द्वार भी खोल देंगे। भगवान राम जो है वो श्रीलंका तक पहुंचे थे, इस बार देखिएगा भगवान राम जो है वो कन्याकुमारी से कुमारंतरीप तक रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ करेंगे। पूरा तो आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। ये आंकड़ा पंकज जी मुझे लगता है कि से देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को, कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में नहीं हराया था, कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी ने हराया था। 2014 क्योंकि नरेंद्र मोदी ही वो ताकत है, वो ध्रुवी है जिन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को एक तरफा रण क्षेत्र में, चुनावी रण क्षेत्र में परास्त किया था। ठीक है। इसलिए कांग्रेस जो है वो उनसे घृणा से लबालब है। तमाम उलूल ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। 200 से ज्यादा 50% वोट शेयर वाली सीटें बीजेपी के पास हैं। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था अब की बार 300 पार, 303 सीटें बीजेपी जीती, 353 सीटें एनडीए जीती। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हवा हवाई हो रही हैं। 14 में वो कहते हैं कि हम शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत लाएंगे, वैसा हुआ। 300 पार का नारा देते हैं 2019 में, वैसा होता है। और अब राम की लहर भी है जो बीजेपी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, और बाकी तमाम उसके मुद्दे भी हैं, 80 करोड़ लाभार्थी और भी दूसरे मुद्दे। तो व्यवहारिक है या ज्यादा बोल रही है बीजेपी? आपने लोकसभा चुनाव की बात की, कहा कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने पिछली बार कहा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो आई 300 सीटें। बंगाल में भी तो कहा था कि 200 पार, कितनी सीटें आई? 70 भी नहीं आई। कर्नाटक में कहा था 160 पार, कितनी सीटें आई? किसी को नहीं मालूम। हरियाणा में कहा था 75 पार, कितनी सीटें आई? किसी को नहीं मालूम। तो ये चुनाव के दौरान सारी राजनीतिक पार्टियां इस तरीके के दावे करती हैं। इन दावों को बहुत गंभीरता के साथ न लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी दावा करे या भारतीय जनता पार्टी दावा करे। देखिए 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में अगर आप देखें, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा और पंजाब, ये 5 राज्य हैं जहां 114 सीटें हैं। इन 114 सीटों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। क्या केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 20 में से 20 सीट लेकर आ सकती है? क्या तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें लेकर आ सकती है? क्या तेलंगाना में 4 से ज्यादा बढ़ा के 17 सीटें ला सकती है? क्या आंध्रा में अपना खाता खोल सकती है? क्या पंजाब में बिना अकाली दल के अकेले भी क्या कांग्रेस पार्टी, बीजेपी जो है वो 13 सीटें ला सकती? नहीं ला सकती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और चुनाव में महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर वो तीसरी बार अपने बल पे बहुमत का खाता बनाते हैं, अगर बहुमत लेकर आते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी अगले पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपने बल पर 3 बार पार्टी को जिताकर लेकर आएंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेकर आ रही, तो मुझे तो कम से कम यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जिन राज्यों का मैंने ब्यौरा दिया है वहां भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने जा रही है, या 10% या 50% सीटें भी लेकर आ सकती है। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में। संगीत जी अरे मैं भी आ रही हूँ, अनुराग जी आपके पास भी आ रही हूँ जी। कहाँ आ रहे? संगीत रागी जी क्या बोलेंगे? वो क्या उनको पता है क्या बोलना नहीं बोलना है? देखना, जो बोलेंगे जनता समझेगी। चित्रा जी, अनुराग जी ओके, बोलिए संगीत जी। देखिए अनुराग जी व्यक्तिगत टिप्पणी से बढ़िया गंभीर बातें पर गंभीर चर्चा हो रही है। देखिए आज के दिन में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और आंध्र प्रदेश में भी बहुत अच्छा करने जा रही है। इसलिए आप ये कहना कि आने वाले दिनों में आपको दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी है, ठीक बात है कि दक्षिण भारत में 39 के 39 तमिलनाडु से नहीं आने वाली है, केरला में, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चमत्कार करने वाली है। ये आज को मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने वाली है, और तेलंगाना के अंदर 7 से 9 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं आने वाली है। ये कह देना, खारिज कर देना, ऐसे ही ड्राइंग बोर्ड पर पत्रकार लोग 2014 में भी कहते थे कहां से सीटें आएंगी, कुल मिलाकर के 222। अरे तू इसको तो गठबंधन बनाना पड़ेगा, गठबंधन में कौन साथी आएंगे नहीं। फिर 2019 का चुनाव हो रहा था तो बड़े बड़े उस समय के कांग्रेस के इकोसिस्टम के पत्रकार कह रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। अरे भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ये ठीक है कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इस बार उससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप 62 सीटें आप कह रहे हैं, 62 सीटें तो उत्तर प्रदेश से आई थी, क्या पता इस बार 79 और 80 सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को आ जाए। तो ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो दावे खोखले हैं। आप अपने बारे में, जरा कांग्रेस के बारे में यही सर्जरी करके देखिए ना, कांग्रेस पार्टी को कहां से आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो अपने दुर्दिन काल में है, दुर्दशा इसी को कहते हैं, रहा न कोई कुल रोवन हारा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन वही कांग्रेस का नेतृत्व जो है भारत के
उन तथाकथित बौद्धिक पत्रकारों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए अभी आइकन के तौर पर खड़े हो जाते हैं, और कल से बड़े बड़े लोग उनके लिए कसीदे कढ़े जा रहे हैं। कल से लोग उनके लिए बड़े बड़े कसीदे कढ़े जा रहे हैं। अरे देखो ये हो गया, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने, अरे आप अपनी दुर्दशा देखिए कि आपके साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं हो रही है। बिहार के बाद अनुराग भदौरे जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर आ रही हूँ बाकी लोगों के पास आऊंगी, अनुराग जी की बात हो जाएगी, उसके बाद आ रही हूँ मैं फौरन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नेताओं के साथ हो रहा है, इंडिया का गठबंधन जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति में विश्वास करती है, हम इंडिया गठबंधन जोड़ने में विश्वास रखती है। ये बीजेपी की राजनीति जाति धर्म पे आधारित है, इंडिया गठबंधन की विकास पे आधारित राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी देश की महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करती, और इंडिया गठबंधन इनका ध्यान ले जाना चाहती महंगाई बेरोजगारी पे। ये हमेशा बात करते हैं कैसे समाज के अंदर में मुझे सत्ता मिले, सत्ता की राजनीति करते हैं, हम जनता की राजनीति करते हैं। हमारे इनमें फर्क इतना है कि किसान का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा अन्नदाता है। हम कहते हैं किसान की मांग पूरी कर दीजिए। तो हमारे इनमें अंतर बस यही है कि हम जनता के भले की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता को उनका अधिकार मिले, जनता अपने पैरों पे खड़ी हो, देश की जनता का भला हो, लोकतंत्र मजबूत हो, देश आगे बढ़े, इसकी राजनीति करते हैं। ये सोचते हैं कैसे सत्ता मिले, किस तरह से सत्ता मिल जाए, सत्ता को कैसे कब्जा लिया जाए, इसकी राजनीति करते हैं। फर्क इतना है हमारी राजनीति करते हैं वो लोग, जनता की पॉलिटिक्स करते हैं। होने जा रहा है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, आप जनता नेता रहिए, आप नेता पकड़ते रहिए, आप नेता लाते हैं, आपका सवाल समझ में आ गया। आदर्श घोटाले का आरोप जिन नेता पे आप लगाते थे, आज आपके आदर्श राज्यसभा के लिए आपने नामित किया महाराष्ट्र से, आप ही उनपे कह रहे थे ये लीडर नहीं है, डीलर है। भारतीय जनता पार्टी नेता कहते थे ना अशोक चौहान के लिए। श्रीमान पंकज शर्मा और श्रीमान आशुतोष जी की पत्रकारी प्रजाति 2014 में कह रही थी, अनुराग जी की बातों पर भी नहीं, उस पर भी आता हूं। पहले पूछ रहे थे कि 182 से अधिक तो कभी आया ही नहीं, ये 272 प्लस कहां से आएंगे। जब 282 हो गई तो चुप हो गए। फिर कहा कि उत्तर प्रदेश जो है सपा बसपा गठबंधन हो गया, 93 में हो गया था तो उत्तर प्रदेश में भाजपा साफ हो गई थी। इस बार जो है गठबंधन हो गया है, उत्तर प्रदेश समेत ये सब जगह हार रहे हैं, तो कैसे आएंगे 300 प्लस, 300 पार भी हो गया। आपको याद होगा आशुतोष जी और पंकज जी कि जब पिछली बार बंगाल में चुनाव हो रहा था तो सिर्फ बंगाल हमारे 2 विधायक थे और 18 सांसद चुनकर आए। 2019 में हमारे 2 विधायक ही तेलंगाना में थे, 4 सांसद चुनकर आए। तो आप जिस बात की चिंता कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चिंता है आपकी, कि दक्षिण भारत की 113 सीटों की चिंता में हमारे विरोधी दुबले हुए जा रहे हैं। उसी दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम निश्चित तौर पर उसी तरह लहराएगा जैसे बंगाल में लहराया। हमको उड़ीसा से सीटें, आप जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा समान एक समय चुनाव होने के बावजूद जनता इतनी समझदार है कि लोकसभा में हमको वोट देती है और विधानसभा में बीजेपी को वोट देती है, कांग्रेस को वोट नहीं देती है। और इस बार उत्तर प्रदेश में आपके जो गठबंधन के साथी थे, आज रालोद हमारे साथ आ गया है और सपा बसपा अलग लड़ रही है। 80 की 80 सीटें जीतना भी, जब हम अलग अलग तब भी एनडीए को 51% वोट उत्तर प्रदेश में था, आज आरएलडी हमारे साथ ऐड होती है तो हमारे वोट का परसेंटेज जो है वो 59-60% भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यही स्थिति तेलंगाना की, यही स्थिति बंगाल की, यही स्थिति जो है तमिलनाडु में हम लगातार बढ़ रहे हैं।